जय हिंद दोस्तों। तो पिछली क्लास में हम प्रश्नावली 5.4 तक खत्म कर चुके हैं। तो आज शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 5.5। इसमें पहले बेसिक पढ़ेंगे। बेसिक कुछ ज़्यादा है नहीं, थोड़ा बहुत है जो सीख लेते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। बेसिक देख लीजिए, बेसिक दिया है, यही इतना पढ़ना है। पहला दिया है लंब रेखाएं, जिसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। इसका परिभाषा क्या दिया है? यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें और उनके बीच का कोण एक समकोण हो। यदि दो रेखाएं हैं वो परस्पर परिच्छेद करें, उनके बीच का जो कोण बनता हो वो समकोण हो, 90 अंश का हो, तो वह रेखा एक दूसरे पर लंब रेखाएं कहलाती हैं। यदि एक रेखा ये भी रेखा सी डी पर लंब है तो इसे इतना, ये भी लंब, ये लंब का निशान है, ये जो निशान दिया है लंब का निशान है, ये भी लंब सी डी, या बोलेंगे ए बी सी डी पे लंब है, ऐसा प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे फिगर के हिसाब से हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें, तो दो रेखा, एक ए बी एक सी डी ले लिए, परस्पर परिच्छेद करा रहे हैं, परस्पर परिच्छेद कर रहा है, और उनके बीच का कोण दिया है एक समकोण हो। तो यहाँ इनके बीच का जो कोण बन रहा है, ये जब परिच्छेद करेंगे, अगर जो ये भी सी डी पे परिच्छेद कर रहा है तो 90 अंश का कोण बनेगा। अगर जो सी डी यहाँ पे ये भी पे परिच्छेद करेगा तो ये भी 90 अंश का बनेगा, या ये भी देखेंगे तो ये भी 90 का बनेगा, ये भी 90 का बनेगा, सब 90 का ही बनेगा। तो ये हो गया। तो यहाँ पढ़ेंगे ए बी सी डी पे लंब है, या इसे ऐसा भी पढ़ सकते हैं सी डी ए बी पे लंब है। लेकिन जब इस तरह से लिखा रहेगा तो इसे जो आगे रहेगा उससे पहले बोलेंगे, जिससे ये ए बी सी डी पे लंब है, ऐसा पढ़ेंगे। दूसरा दिया है लंब समद्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इंग्लिश में से बोलते हैं। इसमें परिभाषा दिया, यदि कोई रेखा किसी रेखा खंड को इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि रेखा खंड दो बराबर भागों में बढ़ जाता है और एक समकोण बनाता है, तो वह रेखा उस रेखा खंड का लंब समद्विभाजक कहलाता है। इसमें क्या दिया है? एक रेखा होना चाहिए, एक रेखा खंड, और जो रेखा है वो रेखा खंड पे इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि 90 अंश का कोण बने, और फिर वो जो रेखा खंड है वो दो भागों में बराबर बराबर भागों में बढ़ जाए, तो फिर जो वो रेखा रहेगा वो उस रेखा खंड का लंब समद्विभाजक कहलाएगा। यहाँ पे देख लीजिए फिगर के हिसाब से, एक रेखा खंड हम ले लिए हैं ए बी, इसमें एक रेखा पूछा है, एक रेखा खंड पूछा है, होना चाहिए। तो एक रेखा यमियन ले लिए हैं, रेखा खंड ए बी ले लिए हैं। दिया है रेखा खंड को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि 90 अंश का कोण बने और वह रेखाखंड दो बराबर भागों में बढ़ जाए। तो यहाँ पे जब प्रतिच्छेद करेगा तो ये 90 अंश का कोण बना रहा है, यहाँ पे ये 90 अंश का कोण बना रहा है और इसे बराबर भागों में बांट रहा है। अगर जो ये 3 सेंटीमीटर रहेगा तो ये भी 3 सेंटीमीटर रहेगा, ये जितना रहेगा उतना ये भी रहेगा। यहाँ पे लिख लीजिए, नहीं तो ये देखो देखो, इसमें एक रेखा खंड होना चाहिए, एक रेखा होना चाहिए। तो रेखा जो है रेखा खंड को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि 90 अंश का कोण बने और दो बराबर भागों में बढ़ जाए, तो वह रेखा उस रेखा खंड का लंब समद्विभाजक कहलाएगा। तो यहाँ पे रेखा हो गया, रेखा खंड हो गया, ये रेखा खंड को समद्विभाजक कर रहा है, 90 अंश का कोण बना रहा है। तो यहाँ पे हम इसे बोलेंगे कि रेखा यमियन रेखा खंड ए बी का समद्विभाजक है। यहाँ पे लिख लेते हैं, दी गई आकृति में रेखा यमियन रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक है। इस आकृति में दिया है रेखा यमियन रेखाखंड ए बी का लंब समद्विभाजक है। बस इसमें इतना ही सीखना था। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सीधे सवाल पे आते हैं। चलिए देखिए सवाल, देखिए पहला सवाल दिया है, निम्नलिखित में से
कौन लंब रेखाओं के उदाहरण हैं? पहला दिया मेज के ऊपरी सिरे की आसन भुजाएं। तो मेज ऐसे रहता है, इस तरह से रहता है। तो यही वाला जो हम सीधा जब देखेंगे ऊपर की तरफ से, तो ये इस तरह का रहेगा। जो मेज के ऊपर वाला रहेगा ये इस तरह का रहेगा, आयत के आकार का रहेगा, इस तरह से रहेगा। अब इस पे देखिए, ये वाला कोड जो बन रहा है, ये वाला कोड जो बन रहा है, ये वाला कोड बन रहा है, और ये वाला सब 90-90 अंश का है। लंब रेखाओं में कोण कितने अंश का बनता था? समकोण यानी 90 अंश का बनता था। तो ये इसमें सब 90 अंश का बन रहा है, इसमें क्या पूछा? निम्नलिखित में से कौन लंब रेखाओं के उदाहरण है? तो मेज के ऊपरी सिरे की आसन भुजा, आसन भुजा ये है, ये भुजा आसन भुजा है। जो एक ही कोण की जो एक ही कोण में जो भुजा होता है, सटा होता है, वही आसन भुजा होता है। ये कोण है तो इसका एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, दोनों मिला के कोण बना रहा है, तो ये दोनों आपस में आसन भुजाएं कहलाएंगे। ये दोनों आसन भुजा हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे लंब है लिख लीजिए, या यहाँ पे लिख लीजिए हाँ, यहाँ पे नहीं। रेल की रेल पथ की पटरियां तो इस तरह से रहती हैं, सीधे रहती हैं, इसमें 90 अंश का कोण बनेगा ही नहीं, कभी मिलेंगे ही नहीं, तो ये नहीं रहेगा। अक्षर यल बनाने वाली रेखाखंड, देखो यल किस तरह से रहता है, इस तरह से रहता है, फिर इस तरह से। तो यहाँ पे 90 अंश का कोण यहाँ पे भी बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है, इसलिए ये भी रहेगा। फिर अक्षर भी बनाने वाले रेखाखंड, तो जब भी बनेगा तो यहाँ पे दूसरा कोण बनेगा, 90 अंश नहीं बनेगा, इसलिए नहीं रहेगा। नहीं। फिर देखिए दूसरा वाला दिया है, मान लीजिए रेखाखंड पी क्यू, रेखाखंड एक्स एक्स वाई पर लंब है। मान लीजिए रेखाखंड पी क्यू रेखाखंड एक्स वाई पर लंब है। फिर दिया है, मान लीजिए, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे लीजिए रहेगा, मान लीजिए, मान लीजिए ये परस्पर बिंदु ये पर प्रतिच्छेद करते हैं, मान लीजिए परस्पर बिंदु ये पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक रेखाखंड हम ले लेते हैं पी क्यू, ये हो गया रेखाखंड दिया है, इसलिए यहाँ पे बिंदु रहेगा पी, ये हो गया क्यू। फिर दूसरा रेखाखंड है एक्स वाई, पी क्यू एक्स वाई पर लंब है। अब लंब रहेगा तो 90 अंश का कोण बनेगा, यहाँ पे एकदम सीधा है, यहाँ पे 90 अंश का कोण बना दिए, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। क्योंकि रेखाखंड है इसलिए यहाँ पे तीर का निशान नहीं रहेगा। रेखाखंड पी क्यू रेखाखंड एक्स वाई पर लंब है, तो पी क्यू एक्स वाई पे लंब हो गया। फिर इसमें दिया, मान लीजिए ये परस्पर बिंदु ये पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये परस्पर जहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं ये बिंदु ये है। फिर दिया है कोण पी ये वाई की माप ज्ञात कीजिए, पी ये वाई, तो पी ये वाई का माप 90 वैसे ज्ञात है, तो यहाँ पे लिख दीजिए कोण कोण पी ये वाई बराबर 90 अंश, ये हो गया। फिर तीसरा देखिए दिया है, आपके ज्यामितीय बॉक्स यानी जो प्रकार बॉक्स होता है, ज्यामितीय बॉक्स में दो सेट स्क्वायर हैं, इनके कोनों पर बने कोणों के माप क्या है? क्या इनमें कोई माप ऐसी है जो दोनों में उभयनिष्ठ है? अब देखिए जो प्रकार बॉक्स होता है उसमें इस तरह से रहता है, किस तरह से रहेगा? तो यहाँ पे 30 अंश का कोण रहेगा एक में, यहाँ पे 60 अंश का, ये 90 अंश का रहेगा। और एक दिया है, एक ऐसे ही रहेगा,
यहाँ पे 90 अंश, यहाँ पे 90 अंश, यहाँ पे 45 अंश, यहाँ पे 45 अंश। ये प्रकार बॉक्स में दो इस तरह से रहता होगा। इसमें एक का ये माप रहेगा 90 अंश, 90 अंश, 60 अंश, 30 अंश। एक में 90 अंश, 45 अंश, 45 अंश। प्रकार बॉक्स में देखिएगा ये दो रहता होगा। यहाँ पे क्या दिया है, आपके ज्यामिति बॉक्स में दो सेट स्क्वायर, इसे सेट स्क्वायर बोलते हैं। तो ये दो तरह का सेट स्क्वायर रहता है उसमें, जिसका माप पूछा है। इनके कोनों पर बने कोणों के माप क्या है। तो यहाँ पे ले लीजिए पहले का माप, पहले का माप हो जाएगा 90 अंश, 60 अंश और 30 अंश। यहाँ पे लीजिए तथा दूसरे का माप, दूसरे का माप हो जाएगा यहाँ पे 90 अंश, यहाँ पे 60 अंश, यहाँ पे 60 अंश। 90 अंश, 60 अंश, 60 अंश। यहाँ पे और लिख लीजिए 60 अंश, यहाँ पे भी हो जाएगा। फिर पूछा है क्या इसमें कोई माप ऐसी है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी 90 है, इसमें भी 90 है। तो यहाँ पे लिख लीजिए हाँ, यहाँ पे फिर लिख लीजिए, नीचे जगह नहीं है, हाँ कोण 90 अंश दोनों में है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है, हाँ कोण 90 दोनों में उभयनिष्ठ है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं।
चलिए तो प्रश्नावली 5.6 देखते हैं। 5.5 खत्म हो गया, 6 देखते हैं। तो इसमें बेसिक थोड़ा देख लेते हैं। दिया है त्रिभुज, इसमें त्रिभुज का परिभाषा है 3 सरल रेखा खंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 सरल रेखाखंड, देखिए रेखाखंड दो तरह का भी होता है, रेखा भी दो तरह का होता है। एक वक्र होता है, ये वक्र है, ये सरल है। तो हमें क्या लेना है यहाँ पे? सरल। 3 सरल रेखाखंड, एक रेखाखंड ये हो गया, एक रेखाखंड ये, सॉरी एक रेखाखंड हो गया ये, 2 रेखाखंड हो गया ये, 3 रेखाखंड हो गया। ये त्रिभुज बन गया। इसे कोई नाम दे सकते हैं हम, ये बी सी। चलिए बी सी नाम दे दिए इसका। तो 3 सरल रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज को 2 तरह से परिभाषित किया जा सकता है। एक, त्रिभुज का नामकरण 2 तरह से होता है। एक भुजा के आधार पर होता है, दूसरा कोण के आधार पर। तो पहले भुजा के आधार पर देख लेते हैं। यहाँ पे लिख लिया भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों का नामकरण। तो भुजा के आधार पर 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है समबाहु त्रिभुज। इसे इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ऐसे, सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं, ऐसा रहेगा। ऐसा त्रिभुज ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर माप की हो, समबाहु त्रिभुज कहलाती हैं। ऐसा त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं बराबर माप की हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यहाँ पे देखिए, ये भुजा भी 2 सेंटीमीटर का है, ये भी 2 सेंटीमीटर का है, ये भी 2 सेंटीमीटर का है। तो ये त्रिभुज क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। दूसरा दिया है समद्विबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में आइसोस्केल्स ट्रायंगल बोलते हैं। इसका परिभाषा है ऐसा त्रिभुज जिनकी 2 भुजाएं बराबर माप की हों, समबाहु त्रिभुज कहलाती है। इसमें 2 भुजा बराबर माप का रहेगा, एक अलग रहेगा। यहाँ पे देखिए 2 सेंटीमीटर का ये है, 2 सेंटीमीटर का ये है, लेकिन ये 3 सेंटीमीटर का है। तो 2 भुजा बराबर है तो वो है समद्विबाहु त्रिभुज, तीनों भुजा बराबर है तो वो है समबाहु त्रिभुज। तीसरा देखिए विषमबाहु त्रिभुज, तो इसे इंग्लिश में स्केल बोलते हैं, ट्रायंगल। ऐसे त्रिभुज जिनकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, विषमबाहु त्रिभुज कहलाती है। जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, विषमबाहु कहलाती है। यहाँ पे देखिए, ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 2 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है। पहला, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज। दूसरा, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा, जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, विषमबाहु त्रिभुज। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए दूसरा दिया कोणों के आधार पर त्रिभुजों का नामकरण। पहला इसमें है न्यून कोण त्रिभुज, इंग्लिश में से एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल बोलते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। बस हमें केवल कोण ध्यान देना। यहाँ पे न्यून कोण है तो त्रिभुज का नाम भी हो जाएगा न्यून कोण, जिसमें प्रत्येक कोण, यहाँ पे देखिए प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। चलिए बना लेते हैं। ये 60 अंश है, 60 अंश है, 60 अंश है। तीनों 60 अंश। न्यून कोण किसे बोलते हैं? जो 90 अंश से कम हो। 90 अंश से कम तीनों है, इसलिए तीनों न्यून कोण है, तो ये त्रिभुज भी न्यून कोण होगा। ऐसा भी बना सकते हैं। 60 60 अंश ये हो गया, ये 75 हो गया, ये 45, 5 5 10, 7 4 11 1 12, सही है। ये भी देखिए, इसमें 90 अंश से कम ये भी है, ये भी 90 अंश से कम है, ये भी 90 अंश से कम है, ये भी 90 अंश से कम है। फिर देखिए दिया समकोण त्रिभुज, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो एक कोण इसमें, ये वाला समझो समकोण हो गया, ये कोण हो गया समकोण। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो इसमें एक कोण 90 अंश का है, तो यानी ये त्रिभुज समकोण है। यहाँ पे भी लिखना हो तो लिख सकते हैं हम, ये बी सी पी क्यू आर।
फिर दिया है तीसरा अधिक कोण त्रिभुज, इंग्लिश में ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण अधिक कोण हो, यानी 90 अंश से ज्यादा हो, 180 अंश से कम हो। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण अधिक कोण हो, या लिख सकते हैं 90 अंश से अधिक हो, तो वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। चलिए इसका एक बना लेते हैं चित्र। तो ये सीधा रहेगा, यहाँ पे बना दे रहे हैं। देखिए ये 90 अंश बन रहा है, तो क्योंकि हमें 90 अंश से ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं। अब ये लगभग हो गया 110 अंश। 110 अंश, इसमें एक कोण 110 अंश का हो गया, तो ये अधिक कोण बन गया। मतलब 90 अंश से अधिक है, तो कोई भी एक कोण 90 अंश से अधिक है तो वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। यदि तीनों कोण न्यून कोण है तो वह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। यदि एक कोण 90 अंश है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगा। यदि एक कोई कोण 90 अंश से ज्यादा का है, यानी अधिक कोण है, तो त्रिभुज अधिक कोण कहलाएगा। भुजा के आधार पर यदि सभी भुजा समान है तो समबाहु त्रिभुज, यदि दो भुजा समान है तो समद्विबाहु त्रिभुज, तीनों भुजा नहीं समान है तो विषमबाहु त्रिभुज। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे भी नाम देना हो तो दे सकते हैं, ये डी एफ, ए डी एफ, कुछ भी नाम दे सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, फिर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए पहला सवाल दिया है निम्नलिखित त्रिभुजों के प्रकार लिखिए। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज जिसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, इसमें कोई भी भुजा समान नहीं दिख रहा है। ये 7 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर का त्रिभुज रहेगा, तो ये हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। हमने आपको क्या बताया कि ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजाएं समान ना हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए विषमबाहु त्रिभुज। फिर दिया है त्रिभुज एबीसी, कोई त्रिभुज एबीसी है जिसमें ए बी बराबर 8.7 सेंटीमीटर, ए सी 7 सेंटीमीटर और बी सी 6 सेंटीमीटर, इसमें भी कोई भुजा बराबर नहीं है, तो ये भी हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। फिर तीसरी वाला देखिए दिया है त्रिभुज पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर पी बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी तीनों भुजा बराबर है और प्रत्येक कमा 5 सेंटीमीटर। जब तीनों भुजा बराबर है तो वह हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। तीनों भुजा बराबर है तो हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। डी दिया है त्रिभुज डी ई एफ, जिसमें कोण डी बराबर 90 अंश। तो कोणों के आधार पर जो त्रिभुज का नामकरण बताया उसमें क्या बताया है कि अगर जो किसी त्रिभुज में कोई भी एक कोण 90 अंश का होगा तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो ये त्रिभुज हो जाएगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। फिर ई वाला दिया है त्रिभुज एक्स वाई जेड, जिसमें कोण वाई बराबर 90 अंश और एक्स वाई बराबर एक्स वाई बराबर वाई जेड। यहाँ पे देखिए 90 अंश भी दिया है, तो इस हिसाब से हो जाएगा समकोण त्रिभुज। फिर यहाँ एक्स वाई और वाई जेड यानी दो भुजा भी बराबर है तो हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे लिख लीजिए समकोण समद्विबाहु समकोण समद्विबाहु समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ पे 90 अंश इसलिए समकोण हो गया समकोण त्रिभुज, और दो भुजा बराबर इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसे पढ़ेंगे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज।
एफ वाला दिया है त्रिभुज एल एम एन, जिसमें यम बराबर, सॉरी, जिसमें कोड यल बराबर 30 अंश, कोड यम बराबर 70 अंश और कोड एन बराबर 80 अंश। तो यहाँ पे देखिए ये भी 90 अंश से कम है, ये भी 90 अंश से कम है, ये भी 90 अंश से कम है, यानी तीनों कोड इसमें न्यून कोड है। तो त्रिभुज जो है न्यून कोड त्रिभुज कहलाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए न्यून कोड त्रिभुज। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे विषम
जय हिंद दोस्तों। तो पिछली क्लास में पूरे प्रश्नावली 5 दशमलव से पूरा नहीं हो पाया था, जिसमें से 2 सवाल बच गया था, तो उसे मार्च करा रहे हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। इसमें दिया है तीसरा वाला सवाल जो है, निम्नलिखित त्रिभुजों में से प्रत्येक का 2 प्रकार से, ये प्रकार लिखा है, प्रत्येक का 2 प्रकार से नामकरण कीजिए। फिर दिया ब्रैकेट में, आप कोण का प्रकार केवल देखकर ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं। तो ये वाला देखिए, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, यानी इसमें 2 भुजा समान है। तो जब 2 भुजा समान रहता है तो उसे क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। 2 भुजा समान रहता है तो समद्विबाहु त्रिभुज। और यहाँ पे ये कोण जो है, अगर यहाँ पे सीधा रहता तो 90 अंश का कोण बनता, लेकिन ये थोड़ा इधर है तो इसलिए 90 अंश से कम है। तो जब 90 अंश से कम रहता है तो उसे न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे न्यून कोण और समद्विबाहु। दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है, न्यून कोण समद्विबाहु। यहाँ पे दूसरा देख लीजिए, तो वैसे दिया है 90 अंश, यानी इसे लिख लेंगे समकोण। समकोण यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 17 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है, यानी एक भी भुजा समान नहीं है। तो समकोण यहाँ पे लिख देंगे। और जब कोई भुजा समान नहीं रहता है तो विषम बाहु कहते हैं उसे, विषम बाहु। समकोण और विषम बाहु। सी वाला देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये सीधा रहता है तो 90 अंश का होता, सीधा से थोड़ा ज्यादा है, यानी 90 अंश से थोड़ा ज्यादा है। तो जो 90 अंश से ज्यादा और 180 अंश से कम रहता है तो उसे अधिक कोण कहते हैं। तो कोण हो जाएगा अधिक कोण। अधिक कोण। और यहाँ पे देखिए 7 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, ये वाला नहीं दिया, लेकिन ये ऐसे दिख रहा है कि बड़ा है। तो जब 2 भुजा समान है तो इसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु। समद्विबाहु। अधिक कोण त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज। ये वाला देखते हैं। यहाँ पे 90 अंश दिया है, सीधे लिख लेंगे यहाँ पे समकोण। समकोण 10 सेंटीमीटर ये है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, यानी दोनों भुजा समान है। तो यहाँ पे लिख लेंगे और समद्विबाहु। समकोण और समद्विबाहु। फिर यहाँ पे देखिए दिया 5.2, 5.2, 5.2, यानी तीनों भुजा इसमें समान है। ये कोण 60 अंश का है, ये भी 60 अंश का है, ये भी 60 अंश का है। जब 60 अंश यानी 90 अंश से कम है तो उसे न्यून कोण कहेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए न्यून कोण और भुजा तीनों समान है तो समबाहु हो जाएगा। न्यून कोण और समबाहु त्रिभुज। इसमें देखिए, ये यहाँ पे सीधा रहता तो 90 अंश होता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा है, यानी 90 अंश से ज्यादा है, 180 अंश से कम है, तो हो जाएगा अधिक कोण। भुजा इसमें देख लीजिए, यहाँ 10 सेंटीमीटर है, यहाँ 6 सेंटीमीटर है, यहाँ 15 सेंटीमीटर है, तो भुजा समान नहीं है, तो हो जाएगा ये अधिक कोण और विषमबाहु त्रिभुज। अधिक कोण और विषमबाहु। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे 90 अंश से कम है तो न्यून कोण हो गया। यहाँ पे देखिए दिया 2 प्रकार से नामकरण करना है, तो एक कोण के आधार पे करना है, एक हमें भुजा के आधार पे करना है। तो कोण के आधार पे ये न्यून कोण हो गया, भुजा के आधार पे समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, 2 भुजा समान है। ये कोण के आधार पे हो गया समकोण, यहाँ पे 90 अंश दिया है, समकोण हो गया। भुजा के आधार पे हो गया विषमबाहु, क्योंकि कोई भी भुजा समान नहीं है। यहाँ पे कोण के आधार पे हो गया अधिक कोण, भुजा 2 समान है तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। फिर यहाँ पे देखिए, कोण के आधार पे दिया है 90 अंश, यानी समकोण हो गया। भुजा के आधार पे 2 भुजा समान है तो समद्विबाहु। यहाँ पे कोण के आधार पे तीनों 60-60 अंश का रहेगा, तो न्यून कोण हो जाएगा। भुजा के आधार पे समबाहु, क्योंकि तीनों बराबर है। यहाँ पे भुजा कोई भी समान नहीं है, कोण अधिक कोण दिया है तो अधिक कोण और विषमबाहु त्रिभुज। अब देखिए चौथा दिया है, माचिस की तीलियों की सहायता से कुछ त्रिभुज बनाने का प्रयत्न कीजिए।
इनमें से कुछ आकृति में दिखाए गए हैं, क्या आप निम्न से त्रिभुज बना सकते हैं? कुछ आकृति किताब में दिया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किताब में दिया है कुछ आकृति, तो ये वाला आप देख लीजिए, यहाँ पे नहीं बना रहे हैं। तो हमें ये तीली दिया है, इससे बनाना है त्रिभुज। तो जो माचिस का तीली होता है, सभी तीली का लंबाई बराबर होता है, तो हमें जो त्रिभुज बनाना है उसमें लंबाई बराबर रखना है। 3 माचिस की तीली है, तो चलिए ले लेते हैं। एक तीली ये हो गया, एक तरफ मसाला रहता है ना, एक तीली ये हो गया। फिर अगर जो इस तरह से करें, एक तीली ये ले लें, तो जब ये वाला बनाएंगे तो इसकी लंबाई ज्यादा हो जाएगा, यानी इस तरह से नहीं बनेगा। तो ये वाला त्रिभुज इस तरह से बनेगा, इस तरह से। थोड़ा बड़ा में बना देते हैं ताकि दिखे अच्छे से। एक सेकेंड। हम्म, ये हो गया एक तीली ये हो गया, ये हो गया। 3 तीली से एक त्रिभुज बन गया। अब यहाँ पे त्रिभुज का नाम भी हमें बताना है। तो यहाँ पे जब 3 तीली है, प्रत्येक तीली की लंबाई समान है, तो जब यानी तीनों की भुजा समान रहेगा, तो ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। माचिस के का जो तीली होता है, सबका लंबाई समान होता है। तो यहाँ पे 3 तीली से बना है त्रिभुज, तो तीनों का लंबाई समान रहेगा। तो तीनों की भुजाएं समझो समान है, तो भुजाएं जब समान है तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। दूसरा देखिए, दिया है 4 माचिस की तीलियां, तो एक तीली ये ले लिए, एक तीली ये ले लिए, यहाँ से बनाएंगे, नहीं बनेगा, बड़ा हो जाएगा। इस तरह से बनाएंगे, तब भी नहीं आएगा। यानी ये 4 माचिस की तीलियों से, एक सेकंड थोड़ा देख के बनाते हैं फिर से। एक ये बना दिए, और ये समान लंबाई का। एक यहाँ से बनाएंगे, एक यहाँ से। लंबाई छोटा बड़ा हो जाता है, ये वाला छोटा हो गया है। इस तरह से बनेगा। नहीं बन पाएगा। देखो, अगर जो हम इस तरह से बना भी दें तो गलत बन जाएगा। क्योंकि जब लंबाई नापेंगे हम, तो कहीं ना कहीं गलत रहेगा। इस तरह से अगर जो हम बना भी दें तो कहीं ना कहीं गलत रहेगा। त्रिभुज का एक नियम होता है कि अगर जो दो भुजाओं का योग हम कहते हैं, तो दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो उस हिसाब से तो ये नहीं होगा, लेकिन अगर जो इस हिसाब से बनाए तो ये बन जाना चाहिए। बना लीजिए, इसे बना लीजिए, बन जाएगा। क्योंकि त्रिभुज का नियम केवल ये बता रहा है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ये नहीं दिया है कि बराबर होता है कि नहीं। तो यहाँ पे अब छोटा नहीं रहेगा, बराबर रहेगा। दो भुजा का योग अगर जो करेंगे तो ये बराबर रहेगा, इसलिए बना लीजिए, बन जाएगा, पक्का बन जाएगा।
नहीं बनेगा। तो इसका लिख लो यहाँ पे बी वाला लिख लो, नहीं बन पाएगा। देखो यहाँ पे अगर जो हम इस तरह से बनाते भी हैं, यहाँ पे इस तरह से, तो ये जब सीधा खींचेंगे यहाँ पे तो यहीं तक आएगा, यहाँ पे आके पहुंच जाएगा। तो ये वाला ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, ये वाला छोटा पड़ जाएगा, और इसे बढ़ाएंगे तब भी नहीं बनेगा। अगर जो और इसे ऐसा कर दें इतना, तब भी ये छोटा पड़ जाएगा, तो नहीं बन पाएगा। यहाँ पे लिख दो असंभव नहीं है। क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। बी वाले में ये लिख लो, यह संभव नहीं है क्योंकि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। बनाएंगे तो बन नहीं पाएगा। फिर सी वाला देख लीजिए, दिया 5 माचिस की तीलियां हैं, तो ये वाला हो गया था, ये बी वाला हो गया। यहाँ सी वाला देख लीजिए, 5 माचिस की तीलियां लेना है हमें, तो 5 माचिस की तीलियों से बनाते हैं। एक माचिस का तीली ये हो गया, समझो ये तीली ये हो गया। अब यहाँ पे पहुंचा दे रहे हैं, यहाँ पे देखो, एक तीली ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। देखो, एक तीली ये हो गया, एक तीली ये हो गया, एक तीली ये, 3 तीली हो गया, एक तीली ये हो गया, एक तीली ये हो गया, बन गया एक त्रिभुज। तो इसमें देखो, ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, क्योंकि इसमें 2 तीली है, इसमें भी 2 तीली है। तो 2 भुजा जब बराबर है तो इसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। फिर ये देख लीजिए, 6 माचिस की तीलियां हैं, तो यहाँ पे देखिए 3 माचिस की तीलियां था, 3 माचिस की तीलियां, तो ये बन गया था त्रिभुज। तो यहाँ पे एक एक तीली से बनाए थे, यहाँ पे 6 माचिस दिया, तो यहाँ पे 2 2 तीली से बना दे रहे हैं, सेम ऐसे ही बना दे रहे हैं। एक तीली ये हो गया, एक तीली ये हो गया, एक यहाँ पे 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 हो गया, 1 2 3 4 5 6। देखो, एक तीली ये हो गया, एक तीली ये, 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 यानी इसमें तीनों, 2 तीली इधर है, 2 तीली इधर है, 2 तीली इधर है, यानी जब 2 2 तीली दिया है तो तीनों भुजाएं समान हो जाएंगी। तो जब तीनों भुजा समान रहेगा तो यही वाला त्रिभुज बनेगा, समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पे लिख लीजिए समबाहु त्रिभुज। ये है डी वाला, ये समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। ये संभव, दूसरा वाला संभव नहीं है, तीसरा वाला समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, चौथा वाला भी समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.7 पे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, फिर आगे बढ़ें। चलिए प्रश्नावली 5.7 देखिए।
तो ये बेसिक है, इसे हम समझ लेते हैं, फिर सवाल पे आते हैं। तो चतुर्भुज जिसे इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। चार सरल रेखा खंडों जिसे भुजा कहते हैं, चार सरल रेखा खंडों यानी भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब इसका फिगर यहाँ पे कहीं छोटा सा बना दे रहे हैं। देखो 1 2 3 4 ये सरल रेखा है जिसे भुजा बोलेंगे। यहाँ पे ये बी सी डी लिख सकते हैं। दिख रहा है या नहीं? हाँ चलिए दिख रहा है। तो ये है चतुर्भुज। फिर दिया आयत, इंग्लिश में रेक्टेंगल इसे बोलते हैं। वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, आयत कहलाता है। अब आमने सामने की भुजा बराबर होना चाहिए, तो ये हो गया। ये बी सी डी, देखिए प्रत्येक कोण इसका 90 अंश का होना चाहिए, कि प्रत्येक कोण इसका 90 अंश है। ये आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। बराबर को इस तरह से भी दर्शा सकते हैं, इस तरह से, इस तरह से। इसका मतलब कि ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, और प्रत्येक कोण यहाँ पे देखिए प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 अंश का होना चाहिए, तो ये आयत कहलाएगा। फिर ये वर्ग दिया, इसे अंग्रेजी में स्क्वायर बोलते हैं। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, इसमें चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए और प्रत्येक कोण समकोण हो। चारों भुजाएं भी बराबर हो, प्रत्येक कोण भी समकोण हो। तो इस तरह से बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका मतलब कि ये चारों भुजाएं बराबर है। ये जो चिन्ह है इसका मतलब कि बराबर है चारों भुजाएं। चारों भुजाएं बराबर हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश है, तो वह कहलाएगा वर्ग। ये है वर्ग। फिर देखिए दिया है समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन कोण समकोण नहीं होता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अब देखो ये हो गया, ये हो गया, आमने सामने की भुजा बराबर हो गई, आमने सामने की भुजा बराबर है। ये भुजा और ये भुजा, ये बराबर है, ये बराबर है, लेकिन इसमें कोण 90 अंश का नहीं है, प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं है। तो जब ऐसा चतुर्भुज रहेगा तो कहलाएगा समांतर चतुर्भुज। यहाँ पे लिख लीजिए ए बी सी डी। फिर यहाँ पे देखिए दिया है समचतुर्भुज, इसे रोम्बस कहते हैं। समचतुर्भुज को ये एच इसमें साइलेंट है, रोम्बस। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता है, समचतुर्भुज कहलाते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या दिया था, वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, तो ये वर्ग आयत कहलाता था। यहाँ पे देखिए वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन कोण समकोण नहीं होता है। यहाँ पे प्रत्येक कोण समकोण होता है, प्रत्येक कोण समकोण है तो वह आयत है, लेकिन प्रत्येक कोण समकोण नहीं है और आमने सामने की भुजाएं बराबर है, तो असमांतर चतुर्भुज कहलाएगा। फिर देखिए ये समचतुर्भुज में दिया है, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन प्रत्येक कोण 90 अंश नहीं होता है। और यहाँ पे वर्ग में देखिए, वर्ग में दिया हुआ चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन प्रत्येक कोण 90 अंश हो, तो वर्ग में प्रत्येक कोण 90 अंश हो, चारों भुजाएं बराबर हो। और समचतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 अंश नहीं होता है लेकिन चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये चारों भुजाएं बराबर हैं लेकिन इसमें कोई भी कोण 90 अंश का है, कोई भी नहीं है, तो ये हो जाएगा समचतुर्भुज। फिर दिया है समलंब, ट्रेपेजियम, इंग्लिश में से ट्रेपेजियम बोलते हैं। वह चतुर्भुज जिसकी दो सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो समलंब कहलाता है। अब दो सम्मुख भुजाओं का एक युग्म यानी दोनों युग्म नहीं, जैसे एक चतुर्भुज ये बना लिए ना, ये एक चतुर्भुज बन गया, तो इसका एक, ये दोनों भुजा मिला के एक युग्म बनेगा।
या ये दोनों भुजा मिला के एक युग्म बनेगा। तो इसमें दिया है जिसकी दो सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। अब समांतर कब होगा? जब उनके बीच की दूरी बराबर होगी। देखो ये दो भुजा दिया है, इसके बीच का ये जो दूरी है, ये दूरी इसकी समांतर दूरी कहलाएगी। जब ये दूरी आप ये अनंत तक इसे बढ़ाने पे ये दूरी जब बराबर रहेगा तो ये दोनों रेखा समांतर कहलाएगा। तो वही यहाँ पे दिया है जिसकी दो समूह भुजाओं का योग एक युग्म समांतर हो। तो एक युग्म समांतर करना है तो इसके लिए हम देखो ये हो गया समांतर दूरी हो गया। एक रेखा यहां से बना दे रहे हैं, इस तरह से एक रेखा यहां से बना दे रहे हैं। अब देखो ये समांतर है क्योंकि इसके बीच की दूरी यहाँ पे नापेंगे तब भी बराबर रहेगा, यहाँ पे नापेंगे तब भी। अब इसे जहां तक बढ़ा चाहे जहां तक ले जाएंगे बढ़ाते हुए तो इसकी दूरी हमेशा बराबर ही रहेगी। यहाँ पे हम इसे इस तरह से कर दे रहे हैं, थोड़ा और डाउन कर दे रहे हैं, नहीं तो ये सीधा कर दे रहे हैं, ये वाला क्रॉस कर दे रहे हैं इस तरह से। देखो इसकी दूरी चाहे जहां बढ़ाते ले जाएंगे बराबर रहेगा। अगर जो 2 सेंटीमीटर है तो हमेशा 2 सेंटीमीटर ही रहेगा। इसके बीच की दूरी, इसके बीच दो रेखाओं के बीच की दूरी को समांतर दूरी कहते हैं। यदि उन्हें अनंत तक बढ़ाने पर उनकी दूरी घटे ना, समान रहे। तो यहाँ पे लिख लीजिए ये बी सी डी इस तरह का चतुर्भुज रहेगा तो वो कहलाएगा समलंब। ये भुजा समांतर है, ये वाला लेकिन समांतर नहीं है। अगर जो इसे देखो यहाँ से ऐसे बढ़ाते लाएंगे, इसे ऐसे करते हुए तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा कि ये मिल जाएगा। लेकिन इसे चाहे जहां तक बढ़ाते ले जाए ऐसे तो ये भी ऐसे बढ़ता चले जाएगा, ये कहीं पर मिलेगा नहीं। तो जब मिलता नहीं है तो उसे समांतर बोलते हैं कि वह समांतर है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए देखिए, तो पहला सवाल दिया है सत्य या असत्य कहिए। अब इसमें देखिए पहले दिया आयत का प्रत्येकोण समकोण होता है। तो अभी बेसिक में हम अभी बताए हैं कि हाँ आयत का प्रत्येकोण समकोण होता है, पर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो आयत का प्रत्येकोण समकोण होता है तो ये हो जाएगा सत्य। सत्य लिखिए, नहीं तो ब्रैकेट में टी लिखिए, टी मतलब ट्रू। आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं, आयत ऐसे रहता है, ये बराबर होता है, ये बराबर होता है। इसकी समूह भुजा ये है, इसकी समूह भुजा ये है, यानी समूह भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। तो ये भी हो जाएगा सत्य। फिर दिया है सी वाला, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। वर्ग बना लेते हैं पहले। चलो एक वर्ग बन गया, इसका विकर्ण ये हो जाएगा, इसका विकर्ण ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी 90 अंश बन रहा है, 90 अंश 90 अंश 90 अंश, यानी ये वाला नापेंगे मापेंगे तब भी 90 अंश बनेगा, ये वाला मापेंगे तब भी 90 अंश बनेगा, ये वाला मापेंगे तब भी 90 अंश बनेगा, ये वाला मापेंगे तब भी 90 अंश बनेगा। इसी को हम थोड़ा सा घुमा के बनाते हैं, देखिए इधर इस तरह से। अभी देखिए, अभी एक वर्ग दिख रहा है, थोड़ा सा अभी एक वर्ग दिख रहा है। अब देखिए इसका विकर्ण ये हो गया, इसका विकर्ण ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए 90 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पे 90 अंश का बन रहा है, इधर भी 90 का बन रहा है, इधर भी 90 का बन रहा है। तो वही इसमें पूछा है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं।
तो जब लंब होगी तो 90 इसका कोण बनेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हाँ सत्य है, यहाँ पे भी हो जाएगा सत्य है, यानी जब एक दूसरे पर लंब होते हैं तो 90 इसका कोण बनता है। फिर यहाँ पे देखिए डी वाला दिया है, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। तो समचतुर्भुज भुजाएं तो समान लंबाई की होती हैं, लेकिन कोण 90 अंश का नहीं होता है, कोण 90 अंश का नहीं होता है। ये समचतुर्भुज है, भुजाएं तो बराबर होती हैं लेकिन कोण 90 अंश का नहीं होता है। तो समचतुर्भुज की सभी सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है, तो ये भी हो जाएगा सत्य। फिर दिया है समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती है। समांतर चतुर्भुज यही है, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ना कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये हो जाएगा असत्य। असत्य, असत्य को पास लिखते हैं, तो इसे लिखेंगे या। फिर दिया है डी, समलंब की समूह भुजाएं समांतर होती हैं। तो समलंब इसी को तो बोलते हैं, इसी को समलंब बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया, समलंब की समूह भुजा समांतर होती है, केवल सम्मुख दिया है, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, यानी ये भी हो जाएगा, ये भी। समूह समलंब की परिभाषा क्या है, इसमें आमने सामने की एक भुजा का एक युग्म केवल समांतर होता है। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म केवल समांतर होता है, ना कि दोनों भुजाएं समांतर होती हैं। और यहाँ पे क्या पूछा है कि समूह भुजा यानी चार, इसमें समूह भुजा दोनों आ जाएगा। जब एक युग्म रहता तो एक ही आता, एक युग्म इसमें नहीं दिया है, इसलिए हो जाएगा असत्य, क्योंकि समलंब में केवल समूह भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। फिर देखिए दूसरा दिया है, निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए। ये दिया वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। तो वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है, तो इसमें कारण यहाँ पे ले लीजिए। जब आयत की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यहाँ पे छोटा लिखना पड़ेगा। जब आयत जब आयत की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जब आयत की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो जब आयत की चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, यही देखें आयत दिया है, आयत दिया, जब इसकी चारों भुजाएं मतलब बराबर हो जाए, ये इतना काट दो तो चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, तो ये आयत बन जाएगा। प्रत्येक कोण 90 अंश, चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, तो ये आयत हो जाएगा। फिर दिया है आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज, एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जाता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, जब समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 अंश हो, समकोण होता है। आयत के विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है, तो इसे उल्टा पढ़ेंगे, उल्टा। जब समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण होता है तब वो आयत हो जाता है, और जब आयत की चारों भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो अवर्ग बन जाता है। मतलब इसका कारण जो देना है उल्टा उल्टा में देना है। यहाँ पे वर्ग पहले दिया है, तो इसका जवाब आयत के लिए देना है। आयत में जब आयत की चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो अवर्ग हो जाता है, जब समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण हो जाता है तो आयत हो जाता है। फिर सी वाला दिया, वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जा सकता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, जब समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण होता है।
जब जब समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण समकोण होता है तो वह वर्ग बन जाता है। फिर यह वर्ग आयत समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक एक चतुर्भुज भी है। तो यहाँ पे लिख देंगे सभी चार भुजाओं वाला एक बहुभुज है। सभी में चार भुजा है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे सभी चार भुजाओं वाला एक बहुभुज है। फिर यह वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। यहाँ पे लिख देंगे वर्ग के सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। वर्ग की सम्मुख भुजाएं, एक सेकंड, तो यहाँ पे लिख लीजिए वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, इसलिए वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। अब वर्ग यही है, ये भुजा समांतर है। ये भुजा देखिए, ये भुजा और ये भुजा, जब ये भुजा और ये भुजा बराबर है, यानी इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर है, तो ये भुजा समांतर हो जाएगा। इसे ऐसे अगर जो बढ़ाते ले जाएंगे, हम ऐसे बढ़ाते ले जाएंगे तो इसके बीच का ये जो दूरी रहेगा तब बराबर ही रहेगा, इसलिए ये भुजा समांतर रहेगा। इसी प्रकार से ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है। यहाँ पे अगर जो बढ़ाएंगे यहाँ पे इस तरफ, तो भी ये जो दूरी है, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी बराबर रहेगी। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। यहाँ पे देखिए तीसरा सवाल। तीसरा देखिए दिया है, एक बहुभुज सम होता है यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण बराबर हों। एक बहुभुज सम होता है यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर हो, सभी कोण बराबर हो। क्या आप एक समचतुर्भुज की पहचान कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण बराबर हो। तो सभी भुजाएं और सभी कोण वर्ग का ही बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे वर्ग एक सम चतुर्भुज भी है। वर्ग एक समचतुर्भुज भी है, लेकिन समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं है, क्योंकि समचतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 अंश नहीं होता है, वर्ग में प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। तो वर्ग को हम समचतुर्भुज लिख सकते हैं, लेकिन समचतुर्भुज को वर्ग नहीं लिख सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा वर्ग एक समचतुर्भुज है, क्योंकि वर्ग की सभी कोण बराबर होते हैं और सभी भुजा बराबर होती है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर प्रश्नावली 8 देखते हैं। चलिए तो प्रश्नावली 5.8 देखते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं प्रश्नावली 5.8। तो इसमें कि छोटा बच्चों इसका कुछ बहुभुज के बारे में पढ़ना है, तो परिभाषा लिख लेते हैं पहले बहुभुज का। यहाँ पे लिख लीजिए बहुभुज, इसे इंग्लिश में पॉलीगॉन्स कहते हैं, POLYGONS, पॉलीगॉन्स। परिभाषा इसका है, चार से अधिक, सरल रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को
बहुभुज कहते हैं। 4 से अधिक सरल रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। अब यहाँ पे हम 4 तो लिखे हैं, देख लीजिए यहाँ पे एक रेखाखंड है तो इससे कोई आकृति बनेगा ही नहीं। 2 रेखाखंड है, इससे भी कोई आकृति नहीं बनेगा। यदि 3 रेखाखंड है तो 3 रेखाखंड से अगर जो बनेगा जो आकृति तो त्रिभुज कहलाएगा। 4 रेखाखंड से बनाएंगे कोई आकृति तो चतुर्भुज हो जाएगा। और इसीलिए 3 रेखाखंड से बनाएंगे तो त्रिभुज बन जाएगा, उसका नाम तो दिया है त्रिभुज। 4 रेखाखंड से बनाएंगे तो चतुर्भुज हो जाएगा, उसका भी नाम दिया है। इसीलिए हम यहाँ पे लिखे 4 से अधिक सरल रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। 4 1 2 3 4 5 देखो 4 से अधिक है, 4 से अधिक रेखाखंड है यानी ये 5 रेखाखंड है तो इसे पंचभुज कहेंगे। पंचभुज। 6 रेखाखंड से बना रहता है लेकिन बंद रहना चाहिए, बंद आकृति रहना चाहिए। यहाँ पे दिया देखिए बंद आकृति को, बंद आकृति है ना तो इसे पंचभुज कहेंगे। 6 भुजा रहेगा तो इसे षष्ठभुज कहेंगे। 7 भुजा रहेगा तो सप्तभुज, 8 भुजा रहेगा तो अष्टभुज। इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पे देखिए पहला सवाल दिया है, जांच कीजिए कि इनमें से कौन सी आकृतियां बहुभुज हैं। यदि इनमें से कोई बहुभुज नहीं है तो कारण बताइए। अब यहाँ पे देखिए ये दिया है बहुभुज का परिभाषा क्या है कि 4 से अधिक रेखाखंडों से बना रहना चाहिए और बंद आकृति रहना चाहिए। 4 से अधिक सरल रेखाखंड, देखिए 4 से अधिक सरल रेखाखंड, ये तो सरल रेखाखंड है। 4 से अधिक रेखाखंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रेखाखंड है, लेकिन बंद आकृति पूछा है तो यहाँ पे बंद नहीं, देखो यहाँ पे भी खुला यहाँ पे भी खुला है तो इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पे लिख देते हैं ये नहीं, क्योंकि खुला है। नहीं मतलब ये बहुभुज नहीं है क्योंकि खुली आकृति है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसमें बहुत से दिए हैं और ये बंद आकृति है तो इसलिए ये हो जाएगा, बहुभुज है। फिर ये देखिए ये सरल रेखाखंड पे नहीं बना है, ये वर्गाकार बना है इसलिए ये नहीं है। यहाँ पे लिख लेंगे सी, नहीं क्योंकि सरल रेखाखंड से नहीं बना। सरल रेखाखंडों से नहीं बना है। डी वाला ये भी वैसे है, ये भी नहीं रहेगा। ये भी, ये तो दोनों सरल रेखाखंड है लेकिन ये वाला सरल रेखाखंड नहीं है इसलिए ये भी रहेगा नहीं क्योंकि सरल रेखाखंडों से नहीं बना है। ये भी सरल रेखाखंड से नहीं बना है। फिर दूसरा देखिए दिया है प्रत्येक बहुभुज का नाम लिखिए। बहुभुज किसी भुजा के आधार पे हम लिखेंगे। इसमें देखिए 1 2 3 4 इसमें 4 भुजा है इसलिए हो जाएगा चतुर्भुज, चतुर्भुज हो जाएगा। इसमें देखिए 1 2 3 3 भुजा आती है हो जाएगा त्रिभुज, त्रिभुज हो जाएगा। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 5 भुजा आती है हो जाएगा पंचभुज, पंचभुज। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 भुजा आती है हो जाएगा अष्टभुज, अष्टभुज। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ रहे हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से।
देखिए तीसरा तीसरा दिया है एक समषष्ठभुज, इंग्लिश में से रेगुलर हेक्सागोन बोलते हैं, का एक रफ चित्र खींचे। एक समषष्ठभुज का एक रफ चित्र खींचे, उसके किन्हीं तीन शीर्षों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाइए। त्रिभुज बनाने के बाद पहचानिए कि आपने किस प्रकार का त्रिभुज खींचा है। तो सबसे पहले हम 6 भुजाओं वाली एक आकृति बनाते हैं। यहाँ पे दिया सम, यानी 6 भुजा जो रहे 6 बराबर रहे। तो यहाँ पे 1 2 देखो 1 2 3 4 5 6, ये आपस में सब बराबर हैं, सब आपस में बराबर हैं। तो 6 भुजाओं वाली ये आकृति बन गई। या फिर इसमें दिया है उनके किन्हीं तीन शीर्षों को जोड़कर एक त्रिभुज बनाइए। तो चलिए 3 शीर्ष जोड़ लेते हैं, इसमें से कोई भी ले लेते हैं। एक शीर्ष ये ले लिए, एक शीर्ष ये ले लिए, एक शीर्ष ये ले लिए, त्रिभुज नहीं बना। तो हम इस तरह से ले लेते हैं, एक शीर्ष ये हो गया, एक शीर्ष ये। देखिए एक शीर्ष ये हो गया, एक शीर्ष ये, एक ये एक ये। एक शीर्ष ले लेते हैं ये वाला, इसको यहाँ से मिला दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए। देखिए तीन शीर्ष लिए हैं, एक ये एक ये एक ये एक ये, 3 शीर्ष हो गया। एक ये एक ये एक ये, 3 शीर्ष हुआ है। अब इसमें पूछा है कि आपने किस प्रकार का त्रिभुज खींचा है। तो यहाँ पे अगर जो कोण के हिसाब से देखेंगे तो इसमें सभी कोण न्यून कोण है, कोण के हिसाब से हो जाएगा न्यून कोण। और भुजा के हिसाब से हो जाएगा, देखिए ये भुजा बराबर है, ये वाला भुजा बराबर है, ये वाला बराबर नहीं है। तो कोण के हिसाब से, सॉरी, ये भुजा भी बराबर है, तीनों भुजा बराबर है। ये देखिए एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, यहाँ पे 2 भुजा है, यहाँ पे एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, यहाँ पे भी 2 भुजा है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, यहाँ पे भी 2 भुजा है। तो ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजाएं बराबर रहेंगी त्रिभुज की। यहाँ पे लिख लेते हैं ये बी सी। तो यहाँ पे कोण के हिसाब से लिखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे न्यून कोण। और अब चूंकि तीनों भुजा बराबर है तो हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तीनों कोण 60-60 अंश का रहेगा तो ये हो जाएगा न्यून कोण, क्योंकि 90 से कम है। और तीनों भुजा बराबर है तो हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। चौथा देखिए दिया है एक सम अष्टभुज का रफ चित्र खींचिए और इसके अष्टभुज के ठीक 4 शीर्षों को जोड़कर एक आयत बनाइए। तो चलिए बनाते हैं इसे। एक भुजा ये हो गया, एक भुजा ये, एक ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। यहाँ पे एक ये खींच लिए, एक ये खींच लिए, एक ये, एक ये। वैसे भुजा सब बराबर होना चाहिए। कुछ ऐसे ही ये बनेगा आकृति।
कुछ ऐसे ही बनेगा ये इसके शीर्ष हो गए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें सभी भुजा बराबर है। अब इसे जब पटरी से नापेंगे तभी सही बनेगा, वैसा नहीं उतना सही बन पाएगा। तो सभी भुजाएं बराबर है। फिर इसमें दिया है इस अष्टभुज के ठीक 4 शीर्षों को जोड़कर एक आयत बनाइए। तो 4 शीर्ष हम जोड़ लेते हैं। एक शीर्ष ये ले लिए, एक शीर्ष ये, 2 हो गया, एक ये 2 2 4 शीर्ष हो गया। 4 शीर्ष जोड़े हैं तो ये एक भुजा तैयार हो गया। देखिए ये आयत बन गया ना। ये भुजाएं, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो एक आयत बन गया। तो एक चित्र इसका वाला ये हो गया। फिर देखिए दिया है किसी बहुभुज का विकर्ण उसके किन्हीं 2 शीर्षों, आसन शीर्षों को छोड़कर, को जोड़ने से प्राप्त होता है। किन्हीं बहुभुज का विकर्ण उनके 2 शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त होता है। तो पता ही है कि अगर जो ये बहुभुज है तो इसका विकर्ण जो होगा ये समझो बहुभुज है एक। एक बहुभुज है, जब इसके विकर्ण को जोड़ेंगे, अब इसका आसन शीर्ष, इसे ये वाला रेखाखंड है तो ये वाला शीर्ष और ये वाला शीर्ष इसका आसन शीर्ष कहलाएगा। तो इन दोनों का तो जोड़ेंगे ही नहीं, तो ये वाला और ये वाला आसन शीर्ष नहीं रहेगा। मतलब एक ही भुजा के शीर्ष आसन शीर्ष कहलाते हैं। तो जब इसे दो दो शीर्षों को जोड़ेंगे तभी विकर्ण प्राप्त होगा। ये विकर्ण इसका है, या इसे जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा, इसे जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा। किसी बहुभुज के विकर्ण उनके 2 शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त होता है, ये तो पता है। एक पंचभुज का एक चित्र खींचिए और उसके विकर्ण खींचिए। तो चलिए बना लेते हैं। तो पंचभुज बना लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 पंचभुज बन गया है। अब दिया है इसमें एक पंचभुज का एक चित्र खींचे और उसके विकर्ण खींचे। तो विकर्ण इसे भी हम बना सकते हैं, यहां से भी मान सकते हैं, इसे मिला सकते हैं, इसे मिला सकते हैं, इसे मिला सकते हैं, जहां से भी मिलाए सब विकर्ण बन जाएगा। तो एक इसे बना लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में प्रश्नावली 6.1 के साथ, यानी अध्याय 6 शुरू करेंगे अगले क्लास में। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।